स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति यानी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये नेट जायरप पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर विदेश नीति होती क्या है। तभी हम समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है या किसी अन्य देश की विदेश नीति किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से वह कार्य करती है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम अर्थ जान लेते हैं। किसी देश की विदेश नीति, जिसे कि हम विदेशी संबंधों की नीति भी कहते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुनी गई हितकारी रणनीतियाँ होती है। या कोई देश किस प्रकार से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करके अपने हितों की पूर्ति करता है, इसे ही हम किसी देश की विदेश नीति कहते हैं। तो अब हमने जान लिया विदेश नीति का अर्थ। अब हम जानते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में। किसी भी स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न देश की विदेश नीति मूल रूप से उन सिद्धांतों, हितों तथा लक्ष्यों का समूह होती है जिनके माध्यम से वह दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। भारत की विदेश नीति के आधारभूत लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास। देखिए, प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है कि भारत की विदेश नीति के आधारभूत लक्ष्य क्या है। वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी हम किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, किस प्रकार की नीतियाँ बना रहे हैं, ये इसका फर्क न केवल हमारे भारतीय समाज पर पड़ेगा, भारत की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी, विश्व की राजनीति पर भी इसका असर जरूर पड़ता है। स्वतंत्रता से पहले भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि हमारा देश क्या था, ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। इसका सांस्कृतिक गौरव अत्यंत गौरवमय रहा है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखाई देती है। आप देखिए, चाहे नेपाल का उदाहरण लीजिए, चाहे भूटान का, चाहे श्रीलंका का, इन सभी देशों पर हमारे संस्कृति का पूरी तरह से स्पष्ट आपको जो असर है वो दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विदेशी संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। यानी अपनी विदेश नीति के बारे में बताते हुए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि विदेशी संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जाति भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयास करेगा। यानी यहाँ पर पंडित नेहरू ने स्पष्ट कह दिया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हमारा केवल जो मकसद है वो केवल पराधीन देशों को स्वतंत्र कराना है और उनको आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जाति भेदभाव को मिटाने में उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना है। साथ ही वे भविष्य के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर, यानी जो राष्ट्र जो हैं शांति चाहते हैं, विश्व में युद्ध नहीं चाहते, उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। मतलब इस तरह के कार्य करेगा भारत, जिससे कि विश्व में शांति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो और युद्धों को रोका जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कथन में, इस पूरे कथन में हम देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का आखिर लक्ष्य क्या था, क्या उसकी छाप थी। तो यहाँ पे पंडित नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि आखिर हमारी विदेश नीति का क्या लक्ष्य होना चाहिए था। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 क्या कहता है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी हमारे जो देश है, यहाँ पे राज्य का मतलब है हमारे पूरी कंट्री से है, भारत देश से है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसके अलावा राज्यों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। सिर्फ यही नहीं कि मतलब हम कह सकते हैं आंतरिक मामलों में नहीं, बल्कि बाहरी मामलों में भी, यानी देश से बाहर भी
विभिन्न देशों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तीसरा है इसमें, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा। यानी इसमें कहा गया है कि जो हमारा देश है वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉज है और संधियां हैं उन सभी का सम्मान करेगा, उन सभी को मानेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों के द्वारा, देखिए पंच फैसलों का मतलब होता कि कुछ मतलब कह सकते हैं हम सम्मानित लोगों के द्वारा किसी फैसले का शांतिपूर्वक निपटारा, इसके द्वारा इस नीति को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर और उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या है हमारे देश की जो विदेश नीति है उसके कौन कौन से उद्देश्य हम, सबसे पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना, यानी किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे इसके लिए भारत प्रत्येक संभव प्रयास करेगा। इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना तथा सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखना। और नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न राशियों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना तथा सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदियों का विरोध करना। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है इसमें कि हमारा देश इस तरह का कार्य करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और जो जितने भी विवाद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको शांतिपूर्वक मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जा सके बिना किसी युद्ध के द्वारा। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन किया जाएगा और उनके प्रति आस्था रखी जाएगी। और इसमें क्या एक और चीज़ बताई गई है कि जितने भी सैनिक गुट हैं उन सभी से हम दूर रहेंगे और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना और ऐसी गुटबंदियों का विरोध करना जिनमें कि सैनिकों की सहायता ली जाती है, यानी युद्ध का सहारा लिया जाता है। उपनिवेशवाद का चाहे वह किसी भी रूप में हो उग्र विरोध करना। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का शिकार रहा है और उसे पता है उस पीड़ा के बारे में, तो वह उसने स्पष्ट कह दिया अपनी विदेश नीति में कि हम उपनिवेशवाद का चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो नव उपनिवेशवाद हो या पुराना उपनिवेशवाद हो, हम सभी तरह से उसका उग्र विरोध करेंगे और प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करेंगे। इसके बाद में कहा गया हमारी विदेश नीति में उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में भी भारत ने सहायता की थी और दूसरे देशों में भी। इसके बाद में है हमारे विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये हमारे जो विदेश नीति की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो क्या है, दक्षिण एशिया में जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ में मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और सूझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ काम करना। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखने को मिलेगी कि हमारा जो देश का विदेश नीति, हमारे जो देश की विदेश नीति है उसका प्रमुख मेन मोटिव यही है, जो हमारे पड़ोसी उनसे अपने संबंधों को मजबूत करना, उनसे अपने व्यापार को मजबूत करना। उपयुक्त उद्देश्य से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति एवं समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदेश नीति में क्या है हमारी में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति और समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत में न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग और सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता, देखिए हमारी विदेश नीति के जो प्रमुख निर्माता थे, मतलब जब हमारे देश की विदेश नीति बनी सबसे बड़ा जो रोल था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो उन्होंने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बताए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले शांति, मित्रता और समानता। तो ये तीनों याद रखेंगे हम। क्या क्या थे हमारी विदेश नीति के 3 स्तंभ, आधार स्तंभ हम कह सकते हैं इनको, शांति, उसके बाद में है मित्रता और समानता। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक तत्व है, यानी हमारे देश की विदेश नीति किन किन तत्वों से मिलकर बनी है।
देखिए यहाँ पे एक कथन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है पूछ लिए जाते हैं इस तरह से। डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर वीपी दत्त हैं, ये कहते हैं कि जो ऐतिहासिक हमारी परंपराएं रही हैं, इसके अलावा हमारी भौगोलिक स्थिति और जो हमारे भूतकालीन अनुभव यानी इतिहास हम कह सकते हैं, इन सभी का अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। इन्हीं के आधार पर हमारे विदेश नीति का निर्माण हुआ है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में जिन तत्वों का विशिष्ट महत्व रहा है वे हैं कौन कौन से? सबसे पहले भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, विचारधाराओं का प्रभाव, नेहरू का व्यक्तित्व, गुटबंदियां, राष्ट्रीय हित। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। इसके अलावा कौन कौन सी है? ऐतिहासिक परंपराएं और आंतरिक शक्ति और दबावों का प्रभाव। इन सभी से हमारी क्या विदेश नीति का निर्माण हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक तत्व की। तो किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि जैसे हमारी जो इंडिया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये इंडिया का मैंने मैप बनाने की कोशिश की, अच्छा नहीं बना। तो देखिए जो हमारे भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह से, हम यहाँ से भी समुद्र से घिरे हुए हैं, यहाँ से भी समुद्र से घिरे हुए हैं, और यहाँ पे जो है हमारा महान हिमालय है इस जगह पर। तो क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है सुरक्षित है, एकदम डायरेक्ट हम पे कोई हमला नहीं कर सकता। तो जो किसी भी देश की जो विदेश नीति बनती है वो उसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर बनती है। केएम पणिक्कर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा हो तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्वों से हुआ करता है। देखिए यहाँ पे पणिक्कर जी कहते हैं कि जब नीतियों का लक्ष्य क्या हो, प्रादेशिक सुरक्षा हो, तो भौगोलिक तत्वों को देखकर ही कोई भी विदेश नीति का निर्माण होता है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर फैली हुई भारत की समुद्री और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के दो देशों, कौन कौन से इसमें, पूर्वी सोवियत संघ और चीन के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दूसरी साइड क्या है, भारत के पाकिस्तान है, और एक साइड साम्यवादी देश है सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ और चाइना, और बीच में क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, तो भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है, तो दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। इधर आप देख सकते हो नीचे की साइड जो है, दक्षिण की तरफ हम और पश्चिम की तरफ हम क्या है, समुद्रों से घिरे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय था। यानी स्वतंत्रता के बाद हमारी जो सबसे जरूरी चीज़ थी हमारे लिए वो ये थी कि हम किस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा कर सके, ताकि जो बाहर से विदेशी हम पर आक्रमण ना कर सके, क्योंकि हम काफ़ी टाइम जो है दूसरों की दास्ता में गुजार चुके थे। इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए उचित है कि वह दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से मित्र संबंध बनाए। यानी हमारे उस टाइम पे हमारे लिए जरूरी था कि हम ब्रिटेन से अच्छे संबंध बनाए रख सके, ताकि ब्रिटेन जो हमारी हेल्प करे, और उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए साम्यवादी देशों के साथ अनुकूल संबंध बनाए रखने के लिए हम चेष्टा करें। उत्तर में कौन कौन से थे, जैसे हम कह सकते पूर्वी सोवियत संघ था उस टाइम पे, और चाइना था। तो हमारा मतलब विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य ये भी था कि एक तरफ तो हम ब्रिटेन से भी अपने अच्छे संबंध बनाए सकें, ताकि समय पड़ने पर जो ब्रिटेन है, यूके है, वो हमारी मदद करे, और दूसरी तरफ हम चाहते थे कि जो साम्यवादी शक्तियां हैं, विशेषकर पूर्वी सोवियत संघ और चाइना, इनसे भी हम अपने अच्छे रिलेशन बना सके, ताकि इनका जो है हमारे ऊपर कोई खतरा ना रहे। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पूरे चांस है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, यह किसने कहा था। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी देश की विदेश नीति में भूगोल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यह किसका कथन है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट का। अब नेक्स्ट है इसमें आर्थिक तत्व। तो भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे,
आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे और मतलब भूतपूर्व में किया भी था उन्होंने। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। देखिए भारत उस टाइम क्या है, नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी समस्याएं थी। हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि किस तरह से हम अपने लोगों का जो है जीवन को ऊंचा उठा सके, अपने यहाँ की राष्ट्रीय आय को बढ़ा सके और अपना विकास कर सके। इसलिए हमने किसी भी गुट में जाने से इनकार कर दिया। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना आवश्यकता था। हम फालतू के मतलब झगड़े नहीं चाहते थे, फालतू की कोई शत्रुता नहीं चाहते थे और वह किसी भी एक गुट में बंद नहीं रह सकता था। गुटबंदी से अलग होने का कारण दोनों गुटों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही। देखिए क्योंकि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, ना ही हम पूंजीवादी गुट में शामिल हुए, ना ही हम साम्यवादी गुट में शामिल हुए। इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ हमें दोनों तरफ से ही सहायता मिलती रही और हमारा जो ध्यान था वो सिर्फ अपने समाज के विकास पर था, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं चाहता था और भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में ना जाए। क्योंकि दोनों गुट ये चाहते थे कहीं भारत साम्यवादी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो चाहती थी कि भारत साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में न पहुंच जाए, और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी वो ये नहीं चाहती थी कि भारत पूंजीवादियों के प्रभाव में आ जाए। इसलिए दोनों जो गुट हैं वो भारत की सहायता कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। इसके बाद में जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक, देखिए इंपॉर्टेंट है और बुक्स डायरेक्ट पूछी जाती है, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये जे बंदोपाध्याय की पुस्तक है, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसमें उन्होंने भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयाम बताए हैं, जिनके 3 प्रमुख सूचक है। कौन कौन से? सैनिक तत्व। देखिए किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो उसके सैनिक तत्व को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती है। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था उस समय पर जब हम आज़ाद हुए थे। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टि से उसे वह पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक शक्ति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि विश्व के सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखे। प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा है। उसे यह भी राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर निर्भरता था, यानी उस समय भी भारत क्या ब्रिटेन पर निर्भर था सैनिक दृष्टि से। इसके बाद में है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव पड़ा। यानी हमारी आज की जो फॉरेन पॉलिसी वो ऐसी क्यों है, तो इनमें जो गांधीवादी विचार है उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस विचारधारा से प्रभावित होकर संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 ये कहता है कि हम जो भारतीय हैं वो विश्व में शांति का प्रसार करने में मदद करेंगे। हडसन के अनुसार गांधी के शांतिवादी देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौते से ही स्थापित हो सकती है। देखिए हडसन ने कहा था कि जो गांधीवादी देश है, हमारे देश के बारे में कहा था कि गांधी ने यह भरोसा दिलाया था कि जो विश्व में शांति है वो केवल समझौते के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है, ना कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत का यह कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थता का काम करे। यानी अगर उनके बीच में कोई विवाद भी है तो उसके बीच में बिचौलिए की तरह मतलब एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे। भारतीय झंडे में अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत संसार में शांति में मित्रता स्थापित करना चाहता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा तिरंगा उसके बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें कि 24 तीलियां, उसका जो संकेत है, उसका जो सूचक है वो ये है कि भारत विश्व में शांति स्थापित और मित्रता के लिए हमेशा प्रयास करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। यानी जब हमारी विदेश नीति बनी थी तो उस पर पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उस समय जो है पंडित नेहरू न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि विदेश मंत्री भी वो स्वयं ही थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वह सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला
और आज इसका जो भी स्वरूप है, जो भी इसका रूप है, वह उन्हीं के विचारों का मूर्त रूप है। यानी जिस तरह का नेहरू जी चाहते थे इस तरह की विदेश नीति हो, आज वो उसी का बिल्कुल मूर्त, हम कह सकते हैं, उसका रूप है। अब आगे इसमें गुटबंदियाँ, जब भारत स्वाधीन हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय विश्व दो भागों में विभाजित था, दो गुटों में विभाजित था। एक तरफ था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। या फिर अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना अधिक बढ़ गया था कि यह मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता, यानी ये जो शीत युद्ध चल रहा था तो इसमें भारत क्या करता, या तो उसके पास में दो ऑप्शन थे, या तो वो गुटों से पृथक रहता या फिर किसी भी एक गुट में जाकर मिल जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ही अपने लिए उचित समझा, क्योंकि वह दोनों गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करना चाहता था। यानी दोनों गुटों को आपस में जो उनके मतभेद थे उन्हें सुलझाने में मदद करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता की नीति अपनाने का कारण यही था कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के साथ भी ना बंधने से भारत का कोई हानि नहीं है। उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में निहित था। यानी अगर दोनों गुटों में तनाव कम होगा, अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव होगा, तो संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना होगी। और भारत भी यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्व में शांति का प्रसार हो। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा किसी भी विदेश नीति का आधारशिला होती है। और भारत की विदेश नीति का भी यही उद्देश्य था। क्या था? राष्ट्रीय हित। किस प्रकार से हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करें। भारत दो प्रकार के राष्ट्रीय हित है, कौन कौन से? स्थायी राष्ट्रीय हित, जैसे कि देश की अखंडता बनाए रखना, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्य करना। और अस्थायी राष्ट्रीय हित कौन कौन से? जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास, ये सब भारत के अस्थायी राष्ट्रीय हित थे। निशस्त्रीकरण पर प्रबल समर्थक होते हुए भी भारत ने अणु प्रसार संधि यानी एनपीटी तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारा देश है वो जो परमाणु हथियार उनको प्रमोट करता, उनका मतलब जो है समर्थक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन फिर भी इनका पूरी तरह से मतलब विरोध करने वाला देश होने के साथ साथ भारत ने अभी तक भी जो एनपीटी है और सीटीबीटी है इन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत का जो नाभिकीय विकल्प है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। और हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, इसलिए उसने साफ कह दिया कि जो हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है और हम किसी भी दबाव में आकर इसे खत्म नहीं करेंगे और ना ही किसी इस प्रकार की संधि पर हम हस्ताक्षर करेंगे जिससे कि हमारे कार्यक्रम, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर कोई हानि हो, उस पर कोई क्षति हो। नेक्स्ट है इसमें ऐतिहासिक परंपराएं। प्राचीन काल से भारत की नीति शांति प्रिय रही है। सभी जानते हैं हमारा जो देश है वो साधु संतों का देश रहा है और जो हमारी नीतियाँ हमेशा शांति प्रिय रही हैं। भारत में किसी भी देश का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अभी भी भारत ने किसी भी देश पर अपना प्रभुत्व नहीं जमाया है और ना ही कभी इसका प्रयास किया है। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में भी स्पष्ट दिखाई देती है। 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है। यानी जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था उसका भी हमारी विदेश नीति पर पूरा प्रभाव पड़ा है। देश में संसदीय प्रणाली, उनमें क्या क्या है विशेष, जैसे कि देश में हमारी संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक भाषा आदि इसके परिणाम हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हमारा कटु अनुभव इसके मूल में है। यानी हम किस प्रकार से हमारा जो अनुभव था वो बहुत ही खराब रहा था, वो इसके मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभव के ही परिणाम है। जातीय रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव है। यानी जो पंचशील के जो सिद्धांत आए थे 1954 में आए थे वो चाइना के साथ में, तो इनका भी हमारी
जो गांधी जी की अहिंसा है और बुद्ध का अष्ट मार्ग है, इनका ही प्रभाव रहा है। नेक्स्ट इसमें आंतरिक शक्ति और दबावों का प्रभाव। किसी देश की आंतरिक शक्तियाँ और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुधार और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। यानी जब किसी भी देश के अंदर जो है बहुत ही एकता होगी, बहुत ही प्यार होगा, तो वहाँ की जो विदेश नीति है वो एकदम सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी और प्रभावशाली होगी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी देश में, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ पे क्या दिन रात दंगे फसाद और कहीं पे यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गए, कहीं पे यहाँ पे जो है हमला हो गया, तो इससे क्या है किसी भी देश की विदेश नीति चरमरा जाती है और वह प्रभावशाली नहीं होती है। परंतु जब राष्ट्र आंतरिक फूट मतभेदों के कारण बटा हुआ होता है तो विदेश नीति शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर निष्क्रिय हो जाती है। और भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्षों तक भारत और आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी विश्व राजनीति में इसका अधिक योगदान दे सका है, क्योंकि नेहरू का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। देखिए पहले क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत क्या है इतना ज़्यादा सबल नहीं हो सका था, यहाँ तक कि हमारी जो हम आर्थिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से दूसरों देशों के ऊपर ही निर्भर थे। फिर भी क्या है हमारे देश ने दूसरा जो विश्व में शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि हमारे जो नेहरू जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। परंतु नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर पड़ गई, एकदम से शांत सी पड़ गई, न्यूट्रल सी पड़ गई। दुर्बल सरकारों के कारण भारत की विदेश नीति ढुलमुल और अस्पष्ट रही। खाड़ी संकट के समय तो ऐसा लगा भारत की कोई विदेश नीति ही नहीं है। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट्स थे कि कौन कौन से भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं।